प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बिजली चोरी, लाइन लॉसेज और IPPs मुआहिदों को बिजली बहरान की अहम वजह करार दे दिया। फौज 1 यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से मुलाकात। 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का इंदिया दे दिया। महंगाई की वजह बनने वाले एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आजम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान फिट, जेल इंतजामिया से भी कोई गिला नहीं। अलीमा खान की अटक जेल में मुलाकात के बाद बड़ा बयान। बुशरा बीबी के खान की खराबी सेहत से मुतालिक दिए गए बयान हल्फी को भी जुटला दिया। दूसरी जानिब खान को बेटों के साथ फोन पर बात करने की इजाजत दे दी गई। क्या नर्म बर्ताव के जरिए खान के साथ कोई डील बनाई जा रही है? इसके अलावा बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का चंद घंटों के लिए दौरा है पाकिस्तान। सफारती महाज मुतहर्रिक, अहम मुलाकातों में बड़े फैसलों का इम्कान। मईशत की बहाली में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की क्या मदद कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मारूफ सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल के इल्जाम में मुलविस कीनिया के 5 पुलिस एहलकारों को दोबारा मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया। कई को तरक्की से भी नवाज दिया गया। इसकी अहम तफसीलात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और क्लासेस साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त डिस्कस करने वाली है वो ये कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात की सहाफ़ियों से और बहुत सारी बातें की, उन पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लेकिन जो इन्होंने कहा कि 48 घंटों में कोई रिलीफ देने का प्लान सामने आ सकता है, कैसे लगता है, क्या प्लान आएगा? मैंने पिछले कोई 3-4 दिनों में जब से क्राइसिस आया कोई 3 बल्कि 2 बड़ी ब्रीफिंग्स तो मैंने खुद अटेंड की हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने बाद में प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को जाकर ब्रीफिंग दी है। तो आज वाली उसमें ब्रीफिंग तो मेरे नहीं थे, उन्होंने कुछ और एंकर्स से जिनको बुलाया हुआ था और उसकी डिटेल तो खैर सामने आ गई हैं। तो आपको याद होगा जब यहाँ पे उन्होंने दी थी राशिद लंगड़ियाल साहब ने और ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो हैं सुलंगी साहब, हाँ जी सुलंगी साहब, इन्होंने ब्रीफिंग दी थी तो वापसी पे आके हमने प्रोग्राम किया था, बल्कि सुलंगी साहब को भी लिया था फ़ोन पे, आपको याद होगा। एक उनकी ब्रीफिंग थी। फिर कल हमने जाकर वहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्टर साहबा जो हैं, ये शमशाद अख्तर साहबा, सलीम मांडवीवाला साहब की कमेटी जो थी, फाइनेंस की कमेटी, उस सेनेट की 3 घंटे वहाँ पे 2.5 घंटे मैं भी मौजूद रहा। वहाँ उन्होंने भी गुफ्तगू की। यही सेनेटर्स ने, उसमें ये मोहसिन अजीज़ साहब थे, शहरी रहमान साहबा थी, उसके बाद दिलावर खान साहब थे, सादिया अब्बासी साहबा थी, और भी थे। सब ने, सलीम मांडवीवाला साहब, इन तमाम ने यही क्वेश्चन जो सारे अवाम कर रही है उनसे भी पूछे, उनके जवाबात भी मैंने सुने। आज फिर ये वज़ीर आज़म साहब ने भी दी है। मेरी जो एक रीडिंग है या अंडरस्टैंडिंग है इनसे, इन दोनों इन ब्रीफिंग्स की, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जाके इनको ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनको अपनी तरफ से कुछ नहीं पता चला। उन्होंने जाकर राशिद लंगड़ियाल साहब ने करना था जो पावर के सेक्रेटरी हैं, या ये शमशाद अख्तर साहबा जो हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बनना था ना। ये टीम सारी यही थी। कल उसमें उनके फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इमदाद बुसाल साहब भी थे, सारे लोग वही थे। पहले दिन से हमें लग गया था ये बात। उन्होंने राशिद लंगड़ियाल साहब ने क्लियर कर दी थी कि जनाब, उन्होंने हमें कहा था सहाफ़ियों को कि आप जाएं और आप जाके अवाम को समझाने की कोशिश करें कि कुछ नहीं हो सकता, होना कुछ भी नहीं। ये क्लियरली, तो ये पहले दिन से बात था। मैंने कहा भी था, यहीं पर गुफ्तगू हुई थी कि जब आपको पावर के सेक्रेटरी कह रहे हैं 2 घंटे के में ब्रीफिंग के बाद इन सहाफ़ियों को उनसे पूछा गया कि सलूशन क्या है, तो उनके पास कोई सलूशन नहीं था। जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था हॉप्स एंड चॉइस, कि कोई चॉइस नहीं है। ये उनको भी मैंने कहा था वहाँ पे, वो हंस पड़े थे। उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक, हम क्या करें कि आपके IMF के साथ मुहैदे हो चुके हैं। IMF कहता है कि पाकिस्तान का जो एलिटिस्ट जो तबका है या जो भी हैं उनको आप सब्सिडाइज़ नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि बिजली आप खरीद रहे हैं 40 रुपये यूनिट पे, लोगों को तो 6 रुपये पे, ये नहीं हो सकता, IMF ने कहा है। तो फिर दुनिया भर से आप भीख मांगने पहुंच जाते हैं, लोगों को सब्सिडी देते हैं, अपने लोगों को आप सब्सिडाइज़ करते हैं, दुनिया को कहते हैं हमें पैसे दें, हमने यहाँ पे उसमें सस्ती बिजली भी देनी है, सस्ता पेट्रोल भी देना है, सस्ती गैस भी देनी है, और सारा काम हमने सस्ता करना है। फिर वो लोन लेते हैं। कल बल्कि कहा भी गया सेनेट की कमेटी में कि 60 यहाँ पे 1000 ये बिलियंस के करीब बता रहे थे आपने वो लिए हैं, कर्जे लिए हैं अभी पिछले कुछ अरसे में लिए गए। अंदाज़ा करें कि ये मुल्क 40 बल्कि 90% से ज़्यादा आपका GDP की जो मतलब रेशो होती है, वो सारी की सारी आप उसमें कर्जे ले रहे हैं। बैंक इस वक्त कॉरपोरेट सेक्टर को कर्जा दे ही नहीं रहा। एक तो 22% आपका आपने इंटरेस्ट रेट उस पर रख दे। कौन 22% पे कर्जा ले, दुकान खोले और 40-50 रुपये यूनिट, ये तो मतलब डोमेस्टिक कमर्शियल तो इससे भी ज़्यादा होगा। कौन बंदा पाकिस्तान में कारोबार कर सकते हैं? 22% आप इंटरेस्ट रेट अगर बैंक से लोन आप उसमें लेने दें, एक ही कारोबार हो रहा है बैंकों का इस वक्त। अगर पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा कोई पैसा बना रहा है ना, वो बैंक बना रहे हैं, और जिनमें हुक्मरानों के शेयर हैं, जिनमें बैंकों मतलब पाकिस्तानी हुक्मरानों के बात उस तरफ चली जाएगी मैं थोड़ी सी, लेकिन साथ में टच करता जाऊँ कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के इसमें हर चीज़ में इस वक्त इनके शेयर हैं।
कोई चीज़ भी होगी, दे हैव शेयर इन एवरीथिंग। इवन IPPs पावर प्लांट, उनमें भी इनका शेयर है। ये वजीर भी शामिल हैं इसमें, आपके इवन साबिक प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, इवन फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिटेबल मिलता है वहाँ पे। इनके पास बैंक, इवन बैंक जो हैं, इनके बैंकों में भी शेयर्स हैं। और लंबी लिस्ट है उसमें, जितने 11 माफियाज जो हैं, जो आइडेंटिटी, शुगर मिले हैं अगर जाते, चीनी का क्राइसिस चल रहा है ना इस वक्त, आप 160-70 पे पहुंच गए ना, आप जाके देख लें, इसमें सबसे ज्यादा हुक्मरानों की अपनी शुगर मिले हैं। सो हर हवाले से इनका सर कढ़ाई में और उंगलियां कढ़ाई में, सारी की सारी बल्कि देग में गिरे हुए हैं, और सारे का सारा जो भी हाथ में चढ़ रहा है वो कर रहे हैं। सो वो चीज़ उन्होंने ये क्लियर कर दी थी कि हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने रीजनिंग भी बता दी थी। उन्होंने बताया कि हम पैसे कहाँ से ले, कर्जे लें, फिर लोन लें, दुनिया अब लोन देने को भी तैयार नहीं है। सेम कल हमने वहाँ पे जब उनको सुना, उसमें कमेटी की मीटिंग जो थी फाइनेंस कमेटी की, उसमें शमशाद अख्तर साहबा जो है, उन्होंने तो शुरू में यही कहा। कल वो बयान अपने को डिनाई कर रही थी, वो उनका चल रहा था, मुझे तो अफसोस भी हुआ। वो है ना उनका जफर इकबाल साहब का शेर है, मुझे एक है ना जफर साहब का एक शेर है ना, जो मुझे मतलब 2-3 शेर ही याद है ज़िंदगी में, उनमें से एक वो शेर भी, बाकी रिफत अब्बास साहब हमारे उसके साउथ के सराइकी के बड़े शायर हैं, 2 उनके शेर याद हैं। एक मुझे एक उसका उर्दू में ना इनका याद है, जफर इकबाल साहब का, कि झूठ बोला है तो कायम भी रोए से जफर। वो कहते झूठ बोला है तो कायम भी रोए इस पे जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर शमशाद अख्तर साहब ने बात कर दी थी ना, तो उस पर कायम रहना चाहिए था। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। चलो मेरा दिल तो किया जब उनका बयान अपना जारी किया ना, अपना उस पर उनको वीडियो कहा, जी मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की, मुझे मिसलीड किया गया, इसको उन्होंने मिसकोट किया, इंटरप्रेट। हम सारे बैठे हुए थे, हमारे सामने की बात है, मतलब मैं अकेला थोड़ा था। हालांकि पहला ट्वीट ही मैंने किया था कि मसूफा ये कह रही हैं कि पहले उन्होंने कहा जनाब कि मैं तो मतलब अपने आप से पूछती हूँ कि मैं क्यों यहाँ पे इन हालात में, जो हालात हैं इस वक्त, मैं क्यों फाइनेंस मिनिस्टर बन के। फिर उन्हें ख्याल है मीडिया भी है, आवाम भी है, सेनेटर कहते मैं लाइट मूड में कह रही हूँ, मैं लाइटर मूड में कह रही हूँ, फिर ना। लेकिन लाइटर मूड में आप सोच तो रहे हैं ना, इवन लाइटर मूड में आपके जहन में ये है कि एक हफ्ता भी आपको वजीर ख़जाना बने हुए नहीं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, आप कमेटी के सामने ये कह रही हैं कि जनाब कि मैं इन हालात में, लाइटर मूड से, चलो जी लाइटर मूड ही था, मान लिया, लाइटर मूड में आप ये कह रहे हैं। सो देयर ये थिंकिंग बिहाइंड योर, उसमें है ना कि ये चीज़ें मुझसे नहीं संभलती, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो बाद में वो कह रही थी मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। फैसलों के बारे में भी तो कुछ कहा था कि मैं फैसले नहीं कर पा रही, अपने फैसले वो कर नहीं सकती। अब ये तो चलो एक उन पर तनकीद आ रही है, वो मान लिया बहुत काबिल होंगी, वर्ल्ड बैंक में रही हैं, पहले भी निगरान रही हैं, सब कुछ रही हैं। सलीम मांडवीवाला साहब भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो होंगी, मैं तो नहीं इतना उनको मुझे पता है कि वो मैंने तो उनकी गुफ्तगू सुनी है। मुझे कहीं से उनकी वो नज़र नहीं आई कि उनकी कोई ग्रिप है, कोई उनकी कमांड है, कि वो बहुत चीज़ें जानती हैं। कहा भी था वहाँ पे 2-3 उन्होंने, बल्कि इन्होंने मेरे ख्याल ये बैठे हुए थे, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है चौधरी, ये हो गया अनवारुल हक साहब भी मौजूद थे उस वक्त जब वो ब्रीफिंग दे रही थी। उन्होंने भी ये बात की थी वहाँ पे, जब वो उन्होंने अपनी बात ख़त्म की ना शमशाद अख्तर साहब ने, तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा इस वक्त हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे, जो किसी के पास नहीं है। सो शमशाद अख्तर साहब ने भी बैठ के सिंपल यही दोहरा दी बातें, जी हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो उन्होंने कहा मैंडेट नहीं है हमारा कि हम चीज़ें ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, हम प्राइवेटाइज करें, हम इस PIA को बेचें, हम उसके बाद आपकी रेलवे को बेचें, हम फिर जाके उसको ना स्टील मिल बेचें या वापडा बेचें। उसने कहा हमारा मैंडेट ही नहीं है इस वक्त, निगरान है नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा जी हमसे पहले सारे मुआहदे IMF से हो चुके हैं, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई कैपेसिटी। एक ही चीज़ है जिस रिलीफ की बात आपने अभी करनी है, वही चीज़ें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताई होंगी। एक ही रिलीफ है, और मैं हंस पड़ा, बाकी भी हंस पड़े। रिलीफ सुने, जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, इन्होंने बड़ा जो 48 घंटों में अनवारुल हक काकड़ साहब ने बड़ा बम उन्होंने कौम को बड़ी खुशखबरी देनी है। वो एक ही खुशखबरी वो कह रही थी, वो ये है कि जनाब कि आपका बिल जो है ना, अगर मतलब अगर आपको 50,000 रुपये आया हुआ है, 40,000 6 किस्तें करा लें, इसके लिए IMF से अप्रूवल लेनी है, ये है आपको रिलीफ है। ये बता रहे थे, कल उन्हें बात की है। सो जी ये बात हो रही है कि हुकूमत की तरफ से खबरें आ रही हैं कि IMF के साथ किसी प्लान पर काम हो रहा है, प्लान है, और सो दिस इज इट, दैट्स इट। ये प्लान है कि जनाब के इसका रबिया का 50,000 का बिल है, तो इसकी अब बिल देने से ज़रा एक ही इसमें वो कासिर हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती होती थी कभी, मतलब तो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू डू दैट। जब बंगाल के उन्होंने ठेके लिए थे ना, कि हम आपको, नवाबों को उन्होंने कहा था कि हम आपको ना, आप हमें ठेके दें, हम इनसे ये रिकवरियाँ करा के देंगे, किसानों से भी कराएंगे, जिम्मेदारों से भी कराएंगे। उन्होंने वो उनके हशर किया। दैट्स अनदर एक स्टोरी है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आया और उन्होंने टैक्स कलेक्शन शुरू किया और कैसे कैसे लोगों को चमड़ियाँ उतारी गई। तो वो भी यही करते थे, बड़ी सिफारिशें लगती थी, कलकत्ता तक जाती थी कि जनाब मेहरबानी फरमाएं कि मेरी जहाँ पे किस्तें करा दें। ये भी बहुत बड़ी फेवर है कि किस्तें करा दें। आपने जब कहा कि 50,000 मेरा रबिया का बिल है, मैंने कहा विश इतना आ जाता, 75,000 बिल आया है। चलें आपको भी 6 किस्तें हो जाएंगी, चलें मतलब आपको 6 मैं अपना बिल बताना नहीं चाह रहा कि मेरा
इतना इसको डबल कर लें जो मेरा आया। अच्छा हम ये बात नहीं कर सकते, हम करेंगे, लोग कहेंगे ना आप इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपका अपना बिल आया है। चलो ठीक है भाई, आपका आ गया। मैं अपने बहुत सारे जानने वालों को देखा जिनकी तनख्वाह जो है, जिनकी 25,000 तनख्वाह है, 25,000 का बिल है, ये मैंने खुद देखे हुए लोगों के जिनकी अपनी तनख्वाहें 25,000 हैं। सो इनके पास जो मैक्सिमम रिलीफ है ना आपके लिए, लोगों के लिए, वो यही है कि 6 किस्तें करा दें। तो आप इसका ना शुक्रिया अदा करें, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी करें और शमशाद अख्तर साहब का भी करें कि इतनी बड़ी आपको वो दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। तो मुझे याद आ गया ट्यूडर्स थे ना, ट्यूडर्स, ये वहाँ पे ब्रिटिश किंग थे। मतलब ये मिसालें दे कि बंदा साबित कर सकते हैं कि मर्सी क्या होती है। तो हेनरी द 8th वहाँ पे उनका ट्यूडर बादशाह था हेनरी 8, उसकी 6 बीवियाँ थी में से, उसने 3 को उसने कत्ल करवाया था 6 में से। वो ये था कि अगर आपको अच्छी मौत चाहिए, 6 को तो करे, बाकी दुश्मन मुखालफों को बेपनाह कर, अपने रिश्तेदारों कजनों सबको करवाया। सबसे मतलब है मतलब ब्लड, वो क्या कहते हैं इसका वो क्या कहते हैं जो खूनी, जिसके मुंह को खून लगा हुआ था, वो हेनरी 8 था वहाँ पे। वो उनका ब्रिटेन का ट्यूडर जो किंग था, ट्यूडर डायनेस्टी थी सारी। उसके लिए अगर आपको सस्ती चाहिए ना, मौत चाहिए, जल्दी चाहिए, तो बादशाह की शान में खड़े होके आप वहाँ पे ये कलमात पढ़ें कि इससे ज़्यादा रहमदिल बादशाह नहीं पैदा हुआ। ये हमारी लेकिन ये खुशकिस्मती है, हमारे लिए बहुत बड़ी फेवर है कि इस वक्त हेनरी 8 जो है ना इंग्लैंड का बादशाह है, एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम। अल्लाह या मतलब उसमें जो भी हैं, गॉड है, खुदा है ना, वो इन पे अपनी अपनी सलामती का साया रखे और ये लंबी उम्र पाएँ और मतलब इन खुश। ये तकरीर आप करते थे तो आपको जल्दी आपको मौत दी जाती थी, क्विक डेथ। अगर आप ऐसे हैं कि आप बादशाह की शान में कसीदा पढ़ने को तैयार नहीं है तो फिर आपको उबले हुए पानी में डाला जाता था। फिर आपके लिम्स जो हैं वो मैं टीवी पे नहीं बताना चाह रहा, वो काट कूट के, इवन जो उनकी मिसेस थी, सबसे ज़्यादा लाडली जो बेगम थी, उसमें उस बुलैन जो नाम था उनका, उसको भी जब उसका सर कलम किया जा रहा था तो उससे भी कहा गया कि अगर क्विक डेथ चाहिए तो तुमने बादशाह के खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं करनी, बादशाह के हक में तकरीर करनी है। और उसको ये कुल्हाड़े से कत्ल करने से पहले उसने बादशाह के हक में, अपने हस्बैंड के हक में तकरीर की थी कि इससे ज़्यादा जनरस, इससे ज़्यादा बेहतरीन इंसान दुनिया में पैदा नहीं हो, ताकि आपको क्विक डेथ मिले। सो कमिंग टू द पॉइंट, अब लोग कहेंगे रेलिवेंट हो रहा, मैं नहीं हो रहा। ये मर्सी है जनाब आप पे। अब आपने बादशाह के गुण गाने हैं, बादशाह की तारीफ करनी है, तो बिल्लू में आपको जो 6 किस्तें दे रहे हैं, दैट्स ए बिग, अपने तय वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप पे। हालांकि आपने जिस तरह के बिल्स भेजे हैं लोगों को, मतलब मैं खुद देखे 24,000 के, ये मर्सी है। आप इनकी तरफ से वो फेवर है कि पिछले 5-6 दिनों से हाइप क्रिएट की हुई है कि हम बहुत बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। भाई IMF कहते हैं हम रिलीफ देने को तैयार नहीं है, सॉरी, आप झूठे लोग हैं, आप हमसे झूठे वादे करते हैं, झूठे आगे फिगर देते हैं। मतलब फिगर की फजिंग कर इसहाक डार साहब ने की थी, इन्होंने फिगर फज किए थे उसमें 97 में, ये 99 वाले में, और पाकिस्तान को जुर्माना पड़ा था $60 मिलियन का। तो IMF को तो पता है कि ये तो झूठ बोलते हैं, सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो झूठ बोलती है, इनके फिगर ठीक नहीं होते। आपके पास कोई डाटा ही नहीं है कि आपको फिगर आपके सारे आपको ठीक दिए जाएं। IMF कहते हैं कि आपको हम ये नहीं देंगे बिल। ये लोग ये समझ रहे हैं ना कि इन बिलों में से आप जाएंगे और आपको 10-20 हज़ार रुपए की वो कहेंगे चलो जी काट लो, कोई सब्सिडी नहीं है। अब तक का यही ये प्लान है। और वजीर आजम को ब्रीफ करने वाले, फिर कह रहा हूँ, कौन लोग थे? 2 ही थे, तो क्लास साहब ये पावर वाले और फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने अगर हमें ये बातें बताई हैं, कमेटी को बताई हैं, तो आपका क्या ख्याल है? प्राइम मिनिस्टर को नई बात बताई होगी उन्होंने। लेकिन क्लास साहब ये बिल तो मंथली बेसिस पर आता है, अगर 1 महीने का बिल 6 किस्तों पर जाएगा तो अगले महीने क्या होगा? अगले महीने भी आपको अक्टूबर का, तो ये तो आने वाली नस्लें भी बिजली के बिल अदा कर रही होंगी। तो बड़ा कोई अजीब सा प्लान है। ये तो सूद होते जो बनिया देते थे। बनिया एक बाकायदा एक कल्चर का नाम कह लें, या यहाँ पे जो बिजनेसमैन होते थे यूनाइटेड इसमें इंडिया में, तो बनिया क्या करते थे, सूद दर सूद क्या होता है, ये कुछ होता है, नस्लें आपकी देती रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो उसमें कह रहे हैं किस्तों की बात, तो ये अभी अक्टूबर के, ये उन्होंने राशिद लंगड़ियाल साहब ने हमें ब्रीफिंग में कहा कि अभी बिल कम आए हैं, अक्टूबर में इससे ज़्यादा आएंगे। कि उन्होंने समझाया है कि पिछले कोई है ना फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे अभी आपको पड़ने हैं, मतलब 100 रुपए के करीब की तो बात हो रही है, अभी आपको 40 या 50 रुपए यूनिट पड़ा है, आप अभी से रो पड़े हैं, चीख पड़े हैं। अभी तो 90 और 100 रुपए पे आपका बिल जाना है। सो ये आपके वायबल नहीं रही बिजली आपके लिए। क्या करें? मोमबत्तियां जलाएं? मोमबत्तियां जलाएं, अपने घरों से कटाएं। आप साइकिल ले लें, मैं फिर कह रहा हूँ, आप साइकिल ले लें, पैदल चलने की वो करें। दूसरी साइड पे, अच्छा ये तो एक साइड होगी, दूसरी साइड देखें ज़रा। अब ये कौम नाराज़ हो जाएगी थोड़ी सी, तो कौम की नाराज़ करके देखते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म पे भी आने बड़ा अहम सवाल है, जिन्होंने कहा ये तो कोई बरहान ही नहीं है। जी वो तो इस मुल्क में शौकत अजीज साहब के आने से पहले, मुशर्रफ साहब के आने से पहले ना, मैं अपनी टीम के अभी जिम्मे भी लगाता हूँ कि कोई मुझे अभी ये फैक्ट फिगर वो इसमें ग्रुप में डालेगा हमारे में, जो हमारे इसका प्रोग्राम का है। उस वक्त आपका ये जो इसका एनर्जी पेट्रोल का बिल जो है ना, उस वक्त तो गैस तो खैर होती नहीं थी, इंपोर्ट हम करते नहीं थे, पेट्रोल डीजल और ये फ्यूल वगैरह,
इसका जो बनता था आपका इंपोर्ट का बिल 12 से 14 अरब डॉलर था 20 एक साल पहले, 20 थोड़े से पीछे चले जाएं, इस वक्त पता है कितना है आपको? 35 अरब डॉलर। ये सलीम मांडवीवाला साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था, आपको याद आ जाएगा। जिस मुल्क का इंपोर्ट बिल 35 अरब डॉलर है, गैस आ रही है, एलएनजी आ रही है, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, और गाड़ियां भी सड़कों पे गाड़ियां आपकी इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब चलने की जगह नहीं। किसी शहर में जाके देखें, क्योंकि शौकत जी साहब है कंज्यूमर बैंकिंग शुरू करा दी, मार्केट दिखानी थी, हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, गाड़ियों को आपने कारखाने लगाना शुरू कर दिए। जिसके पास मोटरसाइकिल के पैसे नहीं थे, आपने उसको गाड़ी किस्तों पे दे दी। तो किस्तों का कल्चर ये निकला कि यहाँ पे बैंकों को तो पैसे मिलने शुरू हो गए, जिसके पास दूसरा करप्शन का रिवाज हुआ कि लोगों ने किस्तें देनी थी। साथ में आपने ये किया कि हर बंदे को गाड़ी फड़ा दी। जब गाड़ी दी तो पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, आपको दीगर चीजें, इंपोर्ट बिल बढ़ने थे आपके। आपकी टोटल एक्सपोर्ट मतलब मुल्क जो है कैसे वेबल होगा, जो लोग पूछते हम क्या करें, लोग हम ही तो जिम्मेदार है ना। ये टोटल एक्सपोर्ट आपकी 30-31 अरब डॉलर है, और 35 अरब डॉलर सिर्फ आप पेट्रोल डीजल गैस खरीद रहे हैं दुनिया से। अब बताएं कैसे चल सकते हैं आप? लोग आए साइकिल पे हैं, आपने इंटरसिटी को काम ही नहीं किया, आपने ट्रेनें नहीं शुरू कराई। आपको लाहौर कराची में करानी थी, आपको कराची और मतलब है उसके बाद एक इस्लामाबाद में करानी चाहिए थी। आप थोड़ा सा जाल बिछाते, जितना 35 अरब डॉलर आप दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, दुनिया से तेल गैस खरीद रहे हैं, इतने में आप अपनी यहाँ बुलेट ट्रेनें नहीं बना सकते थे, अपने ट्रैक नहीं बिछा सकते थे कि लोगों को आप इससे निकालें। अब तो मतलब टेस्ला जो है, वो जो एलन मस्क की उसकी कंपनी जो है, जो ट्विटर का मालिक है, अब तो कौन उस पर बिजली पे चलती हैं ट्रेनें, चलती हैं बिजली पे, आपकी गाड़ियाँ चलती हैं बिजली पे। कोई प्लान आपने सुना है इस मुल्क में कि हाइब्रिड सिस्टम के तहत चलें? से दरमियान में हमने सुना था कि हाइब्रिड गाड़ियां आएंगी। आपने कोई कोशिश की है कि इस मुल्क में बिजली पे गाड़ियां चलनी चाहिए, पेट्रोल एल गैस खत्म करें, बंद करें? कोई सुना है प्रोग्राम आपने? कोई आपने कभी बात हम सुनी है एक इनसे? फायर फाइटिंग सिचुएशन से निकले तो हम किसी प्लान की तरफ जाएं, मुझे तो लगता है हम हर वक्त क्राइसिस से ही निमट रहे होते हैं। लीडरशिप का ये काम होता है कि पहले से देख लें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आपने कोई बिजली की गाड़ियों पे काम किया है, या आप यहाँ से डीजल गैस और ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते रहे? जिस मुल्क का, मैं फिर कह रहा हूँ, पेट्रोल डीजल गैस का खर्चा 35 अरब डॉलर हो और बेच रहे हो दुनिया को टोटल एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर, वो आपके वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी वाला क्या हिसाब है? इंपोर्ट आपकी पता है इस वक्त ये कितनी है? वो आप इसको 80 अरब डॉलर तक ले गए थे ये खान साहब के दौर में। लोग नाराज़ हो जाएंगे, उनका फ़ैन क्लब जो है 55 और 60 अरब डॉलर के करीब थी 2018 में। खान साहब इसको 80 अरब डॉलर तक ले गए। एक्सपोर्ट आपकी 30 अरब, मतलब दुनिया को हम 30 अरब डॉलर की चीज़ें बेच रहे थे और दुनिया से खरीद कितने रहे थे? 80 अरब डॉलर की। फिर कहते हैं डॉलर नहीं मार्केट में, कहाँ से आना था? इंपोर्ट को आप मतलब 15 अरब इससे डॉलर से जो तेल गैस वगैरह तेल की थी वो आप 35 तक ले गए। जो टोटल आपकी इंपोर्ट 55-60 अरब डॉलर थी उसको 80 अरब डॉलर तक आप उसमें ले गए। एक्सपोर्ट आपकी 30 पे खड़ी हुई है। ये रेमिटेंसेज आपको आ जाते 29-30 अरब की, तो 60 अरब डॉलर, तो 20 अरब डॉलर का गैप किसने पूरा करना था? ये कौम तो करने को तैयार नहीं है। ये तो हमने गाड़ियां भी लेनी है, पेट्रोल भी लेने हैं, खर्चे भी करने, हम किए जा रहे हैं। फिर दुनिया को कहते हैं पैसे दे, IMF के पास भी हमने जाना है अभी। तो क्लासा साहब, फिर वजीर आजम ये जो कह रहे हैं कि बहरान इतना शदीद है नहीं है, लोग जो हैं वो ज़्यादा वो कर रहे हैं, महंगाई इतनी नहीं है, इसको ज़्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है, प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि बहुत बड़ा क्राइसिस है। बात यह है कि ये वो नुकसान है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये हर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, और इनके साथ ज़रा जल्दी हो गया है काकड़ साहब के साथ, कि आपके इधर उधर के करीब के लोग ना आपको एक ड्रीमी, एक फैंसी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं, फॉल्स पिक्चर आपको दे देते हैं। सारे कोई मसले नहीं है, ये सारी खराबी तो मीडिया पैदा कर रहा है। अभी हमारे ऊपर आना है उन्होंने। अच्छा। अभी तो कह रहे हैं ना कि ये क्राइसिस, फिर कहेंगे क्राइसिस मीडिया ने पैदा किया। जनाब मुशर्रफ यही कहते थे, गिलानी साहब यही कहते थे, जरदारी साहब यही कहते थे, नवाज शरीफ साहब कहते थे, खान साहब कहते थे, सब आखिर पे आगे मीडिया के आगे बाजू मारा मरोड़ते थे। ये सारी हरकतें मीडिया कर रहे हैं। नहीं, ये लोग, इन्होंने क्राइसिस पैदा किया। पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक निगरान जो हम समझते हैं हम में से गया है, मतलब है वो बिल्कुल उस तरह के वजीर आजम, उस तरह के बंदे नहीं थे। हमें आते जाते मिल जाते थे, कभी सुपर मार्केट में फिर रहे हैं, कभी किताबों की दुकान, कभी उस ढाबे पे बैठे हैं, कभी कैफे पे। अनवारुल हक साहब ऐसे मतलब आम से मिलते जाते थे, वेरी मतलब ईजी गोइंग मैन। अगर वो ये समझना शुरू हो गए हैं, और इन्होंने 2 महीने पहले, 1 महीना पहले इन्होंने कमेटी का इजलास था यहाँ पे, इसमें अगेन ये फाइनेंस कमेटी थी सलीम मांडवीवाला साहब की। 1 घंटे तक वो लड़ते रहे लोगों के हकूक के लिए कि ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस है। ये मेरे पास पड़ा हुआ, आपने इसके बात भी की, मेरा वीलॉग पड़ा हुआ इनके साथ। उसमें इन्होंने 15 मिनट तक इन्होंने किया, बल्कि इनकी सादिया अब्बासी से लड़ाई हो गई थी वहाँ पे उस कमेटी की मीटिंग में। जब सादिया अब्बासी ने इनको रोकने की कोशिश की तो काकड़ साहब पड़ गए उनको। आज काकड़ साहब वजीर आजम बन गए तो सारे क्राइसिस हवा हो गए। अगर वजीर आजम ये समझते लोग सड़कों पे हैं, बिल जला रहे हैं, एजिटेशन की तैयारियां हो रही हैं, लोग मतलब उस पहिया जाम हड़ताल पे जा रहे हैं, लोग, मैंने खुद बिल देखे हैं,
मतलब उनकी जिनकी तनख्वाहें 24,000 हैं, उनका बिल 24,000 आया हो। ये मैंने खुद आंखों से देखा है, जो हमारे साथ काम करने वाले वो लोग ये हैं। तो कह रहे पहिया जाम की नौबत नहीं है, एवी बिला वजह ऐसे उनके लिए वाकई नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस का कोई बिल नहीं देता। ये वो नहीं है, आपको याद है उसने ये बराक ओबामा वाला, कि बराक ओबामा या ओबामा से पूछा गया था कि सर आप तो यहाँ बड़े मजे करते होंगे व्हाइट हाउस में, ये क्लिप है उसका, हमने चलाया हुआ है पहले, यहाँ तो सारी चीजें मुफ्त होंगी, खाना पीना फ्री होगा क्योंकि व्हाइट हाउस है। उसने कहा होल्ड ऑन, हेलो हेलो, उसने कहा मेरी बीवी मिशेल है, मुझे तनख्वाह मिलती है, उसी में से ग्रॉसरी करती है, उसी से जूस आते हैं, उसी से अंडे, किचन का सारा खर्चा मैं करके आता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ अनवारुल हक काकड़ साहब से, आपको तनख्वाह मिलती है 2.5-3 लाख रुपए, क्या आपने पहले दिन आते ही जाके ग्रॉसरी की है वज़ीर आज़म हाउस के लिए कि मैं क्योंकि एक आम आदमी से उठ के आया हूँ, आम आदमी को समझता हूँ मैं, तो आज के बाद ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये किचन जो है मेरा अपने घर का, वो मेरे पैसों से चलेगा? इनसे पूछें जरा, किया आपने? इनको क्यों लगे जब आपको बिजली फ्री है, गैस फ्री है, गाड़ियां फ्री है, पेट्रोल फ्री है, मतलब आपके लिए सबसे फ्री है, आपके लिए तो वाकई क्राइसिस नहीं है। ये तो उन लोगों से पूछे जिनका 40-50 रुपए यूनिट आया और अभी आना है। हम सुन के आए बैठे हैं, अभी लोगों को हमने नहीं बता रहे कि 90 रुपए आ रहा, हम इसमें ज्यादा जोर नहीं डाल दे कि लोग अभी से वो ना हो जाए, फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि अभी तो आप 40 पे रो रहे हैं, अभी तो 90 वाला आने वाला है। तो और आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। नॉट जस्ट बिजली क्लासेस साहब, अभी डॉलर जो है उसके साथ तो तबाही हो गई है, और फिर उसके बाद आज रात जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ने वाली हैं। तो ये किस तरह की इस सिचुएशन है? काम को बात यह है Is it कि going? स्टेट ऑफ डिनाइल में ना जाएं, ये ज्यादती करेंगे, अपने साथ भी करेंगे, लोगों के साथ, अपने हमदर्दों के साथ। और इनसेंसिटिविटी का भी एक उनके ऊपर वो लगेगा। आपको कहना चाहिए क्राइसिस है, अगर आप इसको एडमिट ही नहीं करते तो सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब कोई आपको बीमारी लगी हुई है किसी बंदे को या किसी चीज को, दीमक लगी हुई, आप उसको मानने को तैयार नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। हालांकि इट्स नॉट हिज फॉल्ट, लाइक इफ That's ही it. सेज हाँ। तो उन पे कोई तनकीद नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो पॉलिसीज तो अभी आए हैं, केयर टेकर सेटअप है, महदूद मैंडेट है, एटलीस्ट सेंसिटिविटी तो शो करें। ये वाली बात कि आप कहें जी मुझे आए हैं 2 हफ्ते हुए हैं, आई स्टैंड विद यू, आप लोगों को मुंह पे चपेड़े मारने वाली बात है कि आप मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मतलब लोगों को शौक है घर के काम छोड़ के, बच्चे छोड़ के, सारी चीज़ें करके सड़कों पे आए हंगामी, मतलब उनको शौक है। ये कोई हॉबी है लोगों की? आपका ख्याल है इतनी गर्मी में बह रहे हैं, पुलिस के डंडे खाएं, आपकी बातें सुने, आपका ख्याल उनके पास वाकई पैसे नहीं है? इनको थोड़ी सी सिंपैथी दिखाएं, एम्पैथी तो दिखाएं ना, कंपैशन तो दिखाएं ना लोगों के साथ। आप कहेंगे ना आपकी सारी चीज़ें, आई अंडरस्टैंड, मैं मतलब उनकी बात को मैं समझ सकता हूँ, ठीक कह रहे होंगे कि जनाब कि इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ये बात ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ करने के बाद आगे मत जाएं। आप बताएं कि जनाब डॉलर के ये रेट है, IMF से ये तय करके गए थे, इसके बाद आपके डीजल की प्राइसेस मार्केट के साथ ये तय करके गए थे। मेरा काम यहाँ पे बड़ा लिमिटेड है, जो शमशाद अख्तर साहब ने कल बात की है, आप लोगों के जख्मों पे उल्टा उसमें वो कर रहे हैं। साथ में वो एक और बात आप बता रही थी कि जनाब कि जो लोग इस क्राइसिस के जिम्मेदार हैं वो ये एहतजाज कर रहे हैं। वो हाँ। तो उस पर आपने पूछना है कि मतलब आप कह रहे हैं कि अगेन ये इशारा उनकी किस की तरफ है कि ये कौन करके किया? हाँ। सर एक्सीलेंसी अनवारुल हक साहब, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने आपका नाम एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर फाइनल किया था, वही है ना। फिर थोड़ी हिम्मत करें ना उनका, मतलब जब आपका नाम वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर फाइनल कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब या राजा रियाज या पोजीशन जरदारी साहब, गिलानी साहब, फलाने साहब सारे कर रहे थे, उस वक्त तो आपको ठीक लग रहे थे जब आपको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे। शहबाज शरीफ साहब भी ठीक थे, उसके बाद राजा रियाज भी ठीक थे, जरदारी साहब भी ठीक थे, नवाज शरीफ साहब भी ठीक थे, मरियम साहब सारे ठीक थे, क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए थे। अब आप पे प्रेशर पड़ा है, तो फिर अब आप कहते हैं जी उनसे पूछें कि वो कि उनके क्या मकासद हैं, और वो जिन्होंने इसको पूरे क्राइसिस को पैदा किया था वो एहतजाज करेंगे क्योंकि इलेक्शन लड़ना है। सो मीठा मीठा हप हप वाला काम ना करें, जहाँ पे आपको ज़्यादा पड़ने वाली है वो आप उन चीज़ों को ना करें। बहरहाल इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो उनको ब्रीफ किया गया है कि सर आप जाएं, स्ट्रांग उसके साथ जाएं और बिल्कुल कोई बात मानने डिनायल में चले जाएं। सर डिनायल में जाने से इमरान खान साहब की मुझे पहली उनकी याद आ रही है, ठीक है, उनकी पहली प्रेस ब्रीफिंग थी, वो भी 3 घंटे तक सहाफ़ियों से लड़ते रहे थे। पहली मुलाकात हुई थी जब एंकर थे टीवी के, मेरे को 27 या 28 अगस्त को मुलाकात हुई थी, पूरे 3 घंटे लड़ते रहे थे। किस पे पूछें, किस पे बात पर लड़ते रहे थे? कि प्रोटेक्शन रॉन्ग है ना कि मीडिया ने ये खावर मनिका साहब की शान में गुस्ताखी क्यों की है, जो पाक पतन में उन्होंने ये पुलिस ने रोका था, उन्होंने और बुशरा बेगम साहिबा को रोका था, और ये नंगो पांव चल के जा रहे थे, इनको वहां पे रोका गया था कि जनाब आप लोग रात को 2 बजे कहाँ पे जा रहे हैं, और खावर मनिका साहब को पुलिस ने रोका था, अपने गनमैन के साथ जा रहे थे, जिनको मुअत्तल करा, DPO भी हुआ था, RPO भी हुआ था। उस पर सवाल पूछ लिया गया था खान साहब उनको मुअत्तल क्यों। 3 घंटे खान साहब खावर मनिका को और बुशरा बेगम साहबा को वो करते डिफेंड करते रहे और लड़ते रहे थे।
जब प्राइम मिनिस्टर्स की पहली मुलाकात थी, ये बहुत सारे इसको विटनेस हैं, ठीक जब पहली मुलाकात ही आपकी ये होगी तो कि आप- तरजीहात वाज़ेह हो तो जाती आपको हैं। पता चल जाता है ठीक कि है। उसका देख का एक चमचे काफी होता है हाँ। आपको उस करने के लिए। तो आज काकड़ साहब को पता चल कि हमें जनाब उनकी तरजीहात क्या हैं, कितना हमदर्दी है, कितना लोगों के दिल में दर्द है। आज वो हमने दर्द भी देख लिया, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है लोगों के मसले को। ठीक है इखलास साहब, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे कामरान यूसुफ साहब, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। उनका वीलॉग है, उस हवाले से भी बात करेंगे, और MBS का दौरा पाकिस्तान है, फिर वज़ीर आज़म किन दौरों पर जा सकते हैं, इन तमाम मुमकिनात पर उनके पास क्या स्टोरीज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस के बताइएगा कि MBS आ रहे हैं पाकिस्तान के दौरे पे, किस तरह से देख रहे हैं उनके इस दौरे को, और कितना लंबा हो सकता है, एंड देन ही हैज़ टू गो टू इंडिया एज वेल, तो थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अभी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं है। ठीक है। आई नो कि ये मीडिया में खबरें चल रही हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो स्टॉप ओवर करें जब G20 समिट का अटेंड करने वो इंडिया जाएंगे। इसके हवाले से कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। एटलीस्ट फॉरेन ऑफिस के अंदर जो रेलेवेंट लोग हैं जो इस सारे मामले को देखते हैं, वो अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद पाकिस्तान में लोगों की ज़रूर ख्वाहिश है, जो फैसला साज हैं, कि अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर भले चंद घंटों के लिए सही, लेकिन आए ज़रूर, क्योंकि जब वो भारत जाएंगे, वो तो G20 समिट के लिए जा रहे हैं, और अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो यकीनी तौर पर उसका एक पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक बैकलैश भी आता है। लेकिन अभी तक जो मेरी मालूमात हैं, मैंने कोशिश की, जो कि मुझे पता है कि मैंने ही खबर की थी कि जो वज़ीर आज़म हैं निगरान काकड़ साहब, उन्होंने सऊदी अरब जाना है। जहाँ तक मोहम्मद बिन सलमान के विजिट की बात है, अभी तक उसके हवाले से कोई तस्दीक नहीं है। 11th आवर कुछ हो वो अलग बात है, बट अभी तक मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशंस है। अच्छा, ये कमरान, मेरी भी थोड़ी सी आपकी मेरा ख्याल खबर ये ठीक ही है। कुछ मेरी भी लोगों से बात हुई थी, तो ये विजिट को ठीक है वक्ती तौर पर रखा जा रहा है, देयर में भी मैनी अदर रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न, बला बला, लेकिन विजिट उनकी ये कंफर्म है, ये आप ठीक मतलब है। मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई थी कि आ रहे हैं। एक तो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये पूछनी थी, 18 महीने यहाँ पे ये शहबाज शरीफ साहब PDM इनकी हुकूमत रही है, तो ये MBS जो है वो नहीं है यहाँ पे, पाकिस्तान का विजिट उन्होंने नहीं किया। हालांकि दरमियान में खबरें भी आती रही कि शायद वो आएंगे, विजिट करेंगे। एक तो इस पे बताइएगा कि उन्होंने उस वक्त विजिट क्यों नहीं किया 18 महीनों में, और अब वो निगरान हुकूमत के दौर में आएंगे तो क्या उनके जहन में है, नंबर एक। नंबर दो, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं, लास्ट टाइम जब MBS आए थे पाकिस्तान में, तो उनको इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म थे, और बड़ा यहाँ पे F-16 हथियारों के साथ उनको यहाँ पे उनको सलामी दी गई थी, खान साहब ने खुद ड्राइव किया था। आज जब वो आते हैं अगर, तो इस वक्त वही प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त जेल में हैं, और उस वक्त आपको याद होगा MBS साहब ने कहा भी था खान साहब को कि सऊदी अरब में ऐसे समझिएगा कि आपका छोटा भाई वहाँ पे वो है, आपका सफ़ीर है। तो हाउ डू यू, मतलब इस एरनी को आप कैसे देखते हैं सर, इन दोनों इश्यूज़ को जो बात की मैंने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फरवरी 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजिट किया था, और आई कैन रिकॉल के उस वक्त खुद जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने बाकायदा तौर पर ड्राइव करके मोहम्मद बिन सलमान को प्राइम मिनिस्टर हाउस को लेकर के आए थे, और अब और उसके बाद फिर वो भारत भी गए थे। आई थिंक जो आपने कहा कि PDM की जो गवर्नमेंट रही उसके दौर में वो क्यों नहीं आए, जो मेरे ख्याल में ना आने की जो वजह ज़ाहिर है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मतलब कंसिडर हिमसेल्फ वन ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड, और जो हमारे जो रिलेशनशिप है ओवर द इयर्स हमारे दोस्त ममालिक के साथ भी, उसमें एक आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन आया है। पहले अगर आप म्यूचुअली अगर कुछ चीज़ें इक्वालिटी थी भी, तो शायद अब इट्स अ वन वे ट्रैफिक कि हम हमेशा उनसे पैसे ही मांगते हैं, या सरमायाकारी के नाम पे, या बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में, तो हमारी पोजीशन बड़ी वीक हो गई है। और अभी अगर वो आएंगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं यही आपको बता रहा हूँ कि वो यही है कि क्योंकि वो G20 समिट के लिए उन्होंने भारत जाना है, तो हमारे जो मेरे जो जराए हैं उनका यही कहना है कि हमारी साइड कम से कम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बेशक चंद घंटों के लिए लेकिन ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो पब्लिकली ये कहा जाएगा कि देखें अगेन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है कि अब तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भारत होके चले जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते।
और दूसरा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, बिजली के बिल हों या पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हो, महंगाई हो, और फिर एक प्लान आपको पता है कि मिलिट्री लीडरशिप ने दे रखा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है सरमायाकारी का। तो इनको ये लगता है कि अगर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आ जाते हैं चंद घंटों के लिए सही, तो उनको एक आई थिंक एक बूस्ट मिलेगा और एक मैसेज वो कन्वे करने के लिए होंगे कि देखें कि जो भी हम उन्होंने प्लान किया है उसमें वो वो काम कर रहा है। तो इसका ताल्लुक आई थिंक मोर और लेस पब्लिक कंजम्पशन से ज्यादा है। कोई सब्सटेंटिव चीज मुझे होती नजर उस तरह से नहीं आती, बिकॉज आई कैन टेल यू कि जितनी जो हमारे दोस्त मुल्क भी हैं, बाकी दुनिया भी है, वो बिकॉज ऑफ हमारी जो पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है, दे आर वेरी कॉशियस। वो कोई भी कमिटमेंट उस लिहाज से नहीं कर रहे। तो लेट्स सी क्या होता है। उनके खान साहब पे क्या कमेंट करेंगे? लास्ट टाइम ही केम कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और अपना वो भाई करार देकर गए थे। दिस टाइम ही इज कमिंग एंड खान साहब जेल में हैं इस वक्त। ये तो आई थिंक बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बड़ी आयरनी है, और ये भी हमें पता है कि और इस हवाले से बहुत कुछ कहा भी गया है, स्टोरीज मैंने भी की हैं कि कैसे इसमें कोई शक नहीं कि जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म आए थे तो शुरू में उनके बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे, और इतना क्लोज रिलेशनशिप शुरू में एस्टेब्लिश हुआ, और ख़ुद उसका इनिशिएटिव मोहम्मद बिन सलमान ने लिया। इवन उनको यहाँ तक कहा कि अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप जो बाकी प्रोटोकॉल को छोड़ के एक डायरेक्ट हॉटलाइन उनके साथ उन्होंने इवन के कहा कि वो उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन फिर ये बातें आपको पता है कि उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें मुबैना तौर पर कहते हैं काबीना में या कुछ और जगहों पे की मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जो उन तक पहुंच गई, जिसकी वजह से आपके जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ वो खराब हुए। ये कोई पर्सनैलिटी क्लैश हुआ? क्योंकि मतलब आज तक कोई, मतलब हम सब हैरान हैं कि आपको MBS जो हैं खान साहब की बड़ी इज्जत करते थे, खुद उन्होंने भी ड्राइव किया वहाँ पे जब ये सऊदी अरब, खान साहब ने अगर ड्राइविंग की यहाँ पे एयरपोर्ट से वहाँ वज़ीर आज़म हाउस तक, तो MBS ने भी तमाम ये प्रोटोकॉल को साइड पे रख कर वो भी इनको ड्राइव करके अपने महल में लेकर गए थे। देन व्हाट वेंट रॉन्ग? कोई पर्सनैलिटी क्लैश डेवलप हुआ कि खान साहब जो हैं उनसे वो डिस्टेंस किया इन्होंने, और फिर इस तरह की बातें हुई, इस तरह के वो उसमें कैंप में चले गए जिसमें आपको याद तुर्की था, ईरान था, इसके बाद कतर था, मलेशिया था, तो खान साहब ने उसको ज्वाइन करने की कोशिश की जिसमें सऊदीज जो हैं वो मज़ीद नाराज़ है। सो शुड वी कॉल इट सम काइंड ऑफ कोई ईगोज इशू थे, कोई पर्सनैलिटी क्लैश था, या जेन्युइन खान साहब फेल्ट कि नहीं कि हमें सऊदीज को इतना ज़्यादा रोल नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में? आई थिंक जो आपको पता है कि इमरान खान साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी थी, वो अपने आप को एक लीडर समझते हैं, और आपको पता है कि सऊदीज एक मोनार्की है, उनके साथ डील करने का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। पर्सनैलिटी क्लैश भी था और आई थिंक सीरियस पॉलिसी डिफरेंस भी था। जब सऊदी अरब ने आपको $6 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज दिया, UAE ने उसको फिर फॉलो किया, और फिर खसूसी तौर पर इमरान खान साहब को जब वो एक UN जनरल असेंबली के सेशन पर गए तो पहले सऊदी अरब गए, और वो कमर्शियल जहाज पे जाना चाहते थे, तो MBS ने अपना जहाज उनको दिया कि आप कमर्शियल पे ना जाएं बल्कि मेरे जहाज में आप वहां पे जाएं। और फिर आपको याद होगा कि जब वो वापस आ रहे थे और वहीं पे जो सऊदी अरब के दिए हुए जहाज पर बैठकर वो UN जनरल असेंबली गए, वहां पर तुर्की, मलेशिया और कतर के जो लीडरान थे उनके साथ वहां पर उन्होंने एक ट्राइलैटरल मीटिंग की जिसमें एक नया जो मुस्लिम दुनिया का चैनल बनाने की बात हुई, और फिर कुआलालंपुर समिट की बात हुई। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, आई डोंट नो कि इमरान खान साहब इतने नाइव थे, क्योंकि उस जमाने में अगर आपको याद हो जमाल खशोगी की वजह से तुर्की के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मोहम्मद बिन सलमान के मलेशिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं थे, महातीर मोहम्मद थे, कतर के साथ नहीं थे, को सारा उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा था, और फिर उन्होंने जहाज वहां पे वापस भी बुला लिया। तो ये आई थिंक जो एक नेचुरल रिएक्शन था कि एक तरफ सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को बेल आउट करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ शायद इमरान खान साहब इस खुशफहमी का शिकार थे कि वो उनके मुखालिफिन के साथ बैठकर फिर उनको कन्विंस भी कर लेंगे। तो आई थिंक सीरियस जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो वहां से शुरू हुआ। अच्छा, दूसरा, और बाद में कोशिश की गई लेकिन वो फिर कामयाब नहीं हो पाई। अच्छा, आपको लगता है कि MBS जितनी वो कदर करते थे खान साहब की, हम सब ने देखी हो, जो ये कह दे क्राउन प्रिंस कह दे जी कि आप समझे सऊदी अरब में आपका छोटा भाई बैठा है, अभी जब वो आ रहे हैं डिस्पाइट ऑल बैड ब्लड जो आप बता रहे थे, कुछ चांसेस हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि खान साहब को रिलीफ दें और कुछ मामला दोबारा ठीक करें, सुलह सफाई की तरफ जाएं? मतलब आप समझते हैं? क्योंकि माजी में हमने देखे जब शाह अब्दुल्ला थे नवाज शरीफ साहब के केस में,
उन्होंने जनाब मुशर्रफ को कह के सॉफ्ट किया था, और वो जनाब मुशर्रफ को राज़ी करने में, कि नवाज शरीफ को निकालने में बड़ा उनका रोल था यहाँ से। तो डू यू थिंक कि MPS उसी तरह को रोल अदा कर सकते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में उस वक्त किंग अब्दुल्ला ने उनके अमेरिकन और उसमें कतर या उस लेबनीज़ की सपोर्ट से किया था? इस तरह का कोई चांस बन सकता है कि MPS जो है मतलब फॉर गेट एंड फॉर गिव करते हुए कि छोड़ें, जो भी हुआ हुआ, जो पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है इसको निकालना चाहिए, तो बैठकर कुछ रिलीफ दें खान साहब को, जैसे माजी में हमने नवाज शरीफ वाला देखा? सर देखें, अगर तो सऊदी लीडरशिप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस तरह का रिलीफ मांगते हैं इमरान खान के लिए, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी जो भी क़यादत है, वो मिलिट्री लीडरशिप हो, वो इनकार करने की पोजीशन में, क्योंकि आप हाईली डिपेंडेंट हैं ऑन सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ कंट्रीज। बट आई सीरियसली डाउट कि वो शायद ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए, और उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि इन द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री वो कहें कि आप मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे पोलराइजेशन कम हो। बट आई रियली आई वुड बी सरप्राइज कि अगर वो इमरान खान के लिए स्पेसिफिकली कोई रिक्वेस्ट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि हम शायद एक बात भूल जाते हैं कि अब जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है विद सऊदी अरेबिया, वो पहले जैसी नहीं है। जो आपने शाह अब्दुल्ला की बात की, उनका एक बड़ा पुराना रख रखाव था, और शरीफ फैमिली के साथ भी उनके ताल्लुकात थे। वो अदर देन बिजनेस रिलेशनशिप के अलावा वो पुरानी एक जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिलेशनशिप थी, उसको भी देखे। लेकिन जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, आपको पता है कि ये नई जनरेशन के लीडर हैं। अब इनकी जो अप्रोच है, बेशक आप UAE के प्रेसिडेंट की बात कर लें, वो भारत के साथ भी ताल्लुकात को प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये दोनों ममालिक अब हमसे कहते हैं कि आप भारत के साथ मामलात को आगे लेके चलें, 5 अगस्त को भूलें ज्यादा, क्योंकि उनका जो ज्यादातर इंटरेस्ट है वो बिजनेस और इकोनॉमी भी है। वो ब्रदरहुड और वो भाईचारा, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। तो मुझे उसके इम्कानात, वो जो रिपीट है 2001 वाला सिलसिला शाह अब्दुल्ला वाला, उसके इम्कानात मुझे मुझे लगता है कि बहुत कम लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुर्तज़ा अली शाह साहब लंदन से बराह रास्त। उनसे बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस में जो एक डेवलपमेंट हुई है कीनिया, बेसिकली जिस तरह से जो कीनियन पुलिस के एहलकार इसमें मुलव्विस थे, उनको एक तो बहाल कर दिया गया और फिर कुछ को तरक्की भी दे दी गई है। इसके हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से बराह रास्त मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। जी जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? थोड़ी सी कम है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि अरशद शरीफ कत्ल को 10 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है और इंसाफ कोई ख़ास डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कीनियन पुलिस के एहलकार इसमें मुलव्विस थे, उनको एक तो मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया और दूसरे की उनको कोई तरक्की वगैरह भी दे दी गई है। इसकी डिटेल्स ज़रा बताइएगा। जी देखिए, जो जर्नलिस्ट अरशद शरीफ थे, उनकी जो किलिंग हुई थी तकरीबन 9 मंथ पहले, उसमें 5 ऐसे वो जो केनिया की जो GSU जनरल सर्विस यूनिट, जो केनिया के आप रेंजर जिन्हें कह सकते हैं, वो थे जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर जब जो हमला हुआ था पुलिस की तरफ से, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन की थी, उसमें से वो 5 के 5, अगर आपको याद होगा, जो केनिया का जो पुलिस ओवरसाइट बॉडी है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी, IPOA, उसने जो पुलिस का कंडक्ट देखती है, और खास तौर पे जब असैसिनेशन हो जाए या कोई कत्ल हो जाए पुलिस के हाथों या कोई वाकई, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये कहा था कि क्योंकि हमें इनिशियल सस्पिशन है कि एक बंदा मार दिया गया, वो 5 बंदों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था पेंडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और ये उन्होंने उस वक्त मीडिया को कहा था कि इन्होंने शायद इंप्रेशन दिया कि इनका कंडक्ट ठीक नहीं था और अब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक हम इनको बहाल नहीं करेंगे। अब हुआ ये है कि ये जो 5 के 5 लोग हैं, इनको ना सिर्फ बहाल कर दिया गया है, बल्कि जो केनिया की पुलिस सर्विस के अंदर एक बहुत ट्रस्टेड सोर्स हैं जिनके साथ मैंने उस वक्त एक रिलेशन डेवलप किया था सोर्सिंग का, जब मैं खुद केनिया में था इसी केस के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जो बाकी तो 5 जॉब से वापस आ गए, एक वो पुलिस ऑफिसर जिसने एक्चुअली ये भी उससे झूठा दावा किया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी से मेरे हाथ में गाड़ी लगी है, जो गोली लगी है, और वो कुछ अर्से के लिए हॉस्पिटल चला गया था।
तकरीबन 11-12 दिन के लिए। तो पता ये चला आपके वो 11-12 दिन के बाद हॉस्पिटल के बाद सीधा वो वापस ड्यूटी पे गया है, उसको तो मअतल भी उन्होंने नहीं किया। और जो टोटल 5 ऑफिसर थे उनमें से जो 2 हैं उनको जो सीनियर रैंक है उसमें प्रमोशन भी दे दी गई है। जो उस वक्त उनसे चंद सवालात जो बड़ा हीटेड एक टाइम था 2 से 3 वीक में, उनसे जो उस वक्त सवालात पूछे गए वो इनिशियल उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद जिसको आप कह रहे हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज हो चुकी है, आसपास जो नेशनल पुलिस सर्विस है केन्या की उसकी तरफ से किसी किस्म की उसके बाद कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई है। और मतलब पुलिस उस केस को अर्शद शरीफ की किलिंग को वहां पे सीरियसली ले ही नहीं रही। और जो जो इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी है जिसने वादा किया था कि हम विद इन डेज और विद इन अ फ्यू वीक्स हम अपनी रिपोर्ट इस अर्शद शरीफ की किलिंग के हवाले से फुल रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, पब्लिश करेंगे। 9 मंथ्स हो चुके हैं। अब वो उससे जब हमने रब्ता किया कि आपने अभी तक अपनी फाइंडिंग्स क्यों नहीं पब्लिक की, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। हाँ, मुझे जरूर कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द उस रिपोर्ट को रिलीज कर देंगे, लेकिन आप उस रिपोर्ट का देख लें कि वो किस हद तक वो रिपोर्ट इफेक्टिव होगी कि 5 जो बंदे थे जो एक्चुअली जो उन्होंने किलिंग सस्पेक्ट थे वो सारे के सारे जॉब पे वापस आ चुके हैं। अच्छा मुर्तज़ा, आपने बड़ा इसको एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया अरशद शरीफ के इस बेहमाना कत्ल को, जिस तरह असैसिनेट किया गया था। आपने बड़ी तफसील से ऑडियो वीडियोस प्लस प्रिंट में स्टोरीज़ आपकी सारी आती रही। अभी भी ये स्टोरी भी आपने दी है जो ब्रेक की थी कि वहाँ से उनको बहाल कर दिया गया तमाम अफसरान को। एक चीज़ कुछ मेरी भी लोगों से बात हुई है, वो एक नुक्ता बताते हैं जिस वजह से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इवन खुर्रम वकार जो उनकी जो मिसेज हैं, जो 3 और वहाँ पे लोकल जिनके अरशद शरीफ ठहरे हुए थे, उनको भी समझा जाता है, उन पर भी शक है, सस्पेशन का वो सारा है कि वहाँ पे FIR ही दर्ज नहीं की गई इस कत्ल की। वजह यह बताई गई है कि चाहिए ये था कोई यहाँ से पाकिस्तान से कोई वो जो है वकील किया जाता जो जाकर अदालत में एक केस फाइल करता कि पहले तो इसकी FIR होनी चाहिए इस केस की पुलिस के पास, ताकि उसमें नॉमिनेट किए जाएं कि ये फ़लाँ फ़लाँ लोग हैं, 5 ये पुलिस वाले हैं, 2-3 वो हैं जिनके यहाँ से ठहरे हुए थे, इन 5 के खिलाफ कार्रवाई करके इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। आपके पास कोई इतला है, कोई FIR दर्ज हुई है, कोई वकील नहीं बना, कोई वहाँ पे थाना कचहरी तक कोई बंदा नहीं गया, कोई फॉलो अप नहीं हो सका? बातें तो बड़ी होती रही, हुकूमत पाकिस्तान भी करती रही है, तो ये आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्योंकि मुझे किसी ने बताया जब तक FIR नहीं होगी ना पुलिस वाले पकड़े जाएंगे, ना उनके होस्ट खुर्रम और वकार दोनों भाई हैं उनसे कोई बातचीत हो सकेगी, फिर तो उन्होंने फ्री होना था सर। अच्छा खलासा साहब, उसमें जो इनिशियली उन्होंने हमें ये बताया था कि चूंकि उसको ये एज अ होमिसाइड ट्रीट कर रहे हैं। अब ऐसे केस में होता ये है कि जब इनिशियली एक वाकया हो जाए और इस तरह की जो असैसिनेशन हो जाए तो पुलिस को, चूंकि एक वैसे तो पुलिस की आपको याद होगा ओरिजिनली तो उन्होंने ये कहा था कि ये तो गाड़ी भगा के ले जा रहे थे और फिर ये कि उन्होंने रोड ब्लॉक पे रुके नहीं और हमने तो एक लॉ एनफोर्समेंट के तहत हमने जो है ना फायरिंग की, ये उन्होंने पुलिस ज्यादा पुलिस को एक तो इनिशियली कवर इस हवाले से है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा यह था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद हम डिटर्मिन करेंगे कि कौन लोग इसके जिम्मेदार है और फिर उसके खिलाफ हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो जो सारी चीजें होनी थी, FIR होना या जो बाकी प्रोसिक्यूशन की तरफ जाना, वो काम तो अभी तक हो ही नहीं सका 9 मंथ्स में, इसलिए कि जो पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी उसने वादा किया था कि उन्होंने ये खुद कहा था कि हमें लग रहा है कि अरशद शरीफ की जो है ना किलिंग हुई है और ये कि पुलिस ने जो अपनी पावर है उसको एक्सीड किया है। लेकिन उसके बाद 9 मंथ्स में खलासा साहब उन्होंने अब कुछ भी नहीं किया। जो पाकिस्तानी 2 भाई हैं खुर्रम और वकार, उनकी जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी जिसमें अरशद शरीफ ट्रैवल कर रहे थे, उस गाड़ी के हवाले से भी आज से तकरीबन 1 महीने पहले जो खुर्रम है जिनकी वो वकार जिनकी वो गाड़ी है, उन्होंने उनको लिख लिया है जो इंडिपेंडेंट पुलिस अथॉरिटी है, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अब मेरी गाड़ी आपके पास तकरीबन 9 मंथ हो चुके हैं, जो मेरी पजेरो आपके पास है वो अब आप मुझे वापस दे दें। उनकी भी जो इंक्वायरी हुई थी दोनों भाइयों की, पुलिस ने उनकी इनिशियल उनकी जो स्टेटमेंट ली, उनकी जो मिसेज हैं वकार की उनसे स्टेटमेंट ली, उनके जो मुलाजिम थे वहाँ पे जैमेडन कैंप है, पूरी उन्होंने पुलिस ने इनिशियली वो अपनी जो कार्रवाई है वो तो पूरी की थी। और जो पाकिस्तानी आपको पता है 2 पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेटर्स गए थे, उमर शाहिद आनंद और FIA के डॉक्टर भाई, उन्होंने भी वहां पर जाकर बड़ी जबरदस्त जिन्हें कैनियन पुलिस से कहीं ज्यादा फार बेटर इन्वेस्टिगेशन जो पाकिस्तानी 2 ऑफिसर गए थे वो उन्होंने जाकर सिर्फ 1 हफ्ते में की थी। और जहां तक केन्या की जो बात है वो सारी इन्वेस्टिगेशन बयानात लेने के बाद यूं लग रहा है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि पुलिस जो कंक्लूजन रिपोर्ट शायद वो यही देंगे कि ये एक जो एक्सीडेंट था, एक रोड ब्लॉक जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें पुलिस का जो इंटेंशन किसी भी हवाले से प्री प्लान किलिंग नहीं था, बल्कि वो
गाड़ी नहीं रुकी और उसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की। जो अभी तक के जो हालात नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं। अच्छा ये बताएंगे, जी, डॉक्टर साहब। क्योंकि अरशद यहाँ पे जो पिछली हुकूमत रही है, यहाँ पे हमने पीडीएम की देखी है, अरशद वो वेरी क्रिटिकल, बड़ी स्टोरेज फाइल की, स्कैंडल फाइल्स की, और हमें समझ आ रही थी कोई भी हुकूमत जो है वो जर्नलिस्ट के कत्ल पे कभी वो नहीं होते, मतलब ठीक है वो आंसू बहा लेते हैं वो मगरमच्छ वाले अपनी जगह पे, लेकिन साफ ज़ाहिर है दुनिया भर में होता है कि जर्नलिस्ट जब असैसिनेट वो होते हैं, हुकूमतों के खिलाफ लिख रहे होते हैं, हुकूमतें दिलचस्पी नहीं दिखाती। हमारा जो वहाँ पे वो था, हमारी एम्बेसी थी, वो कोई वकील नहीं कर सकते थे वहाँ पे जो उसमें जाके पार्टी टू द प्रोसीडिंग बढ़ता, वो पुलिस के पास जाते, वो चीज़ें उनको प्रेस करते, अदालत में जाते, वहाँ पे उनकी कोर्ट होगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि ये चीज़ें हैं। सिर्फ मतलब जिन पे कत्ल का इल्ज़ाम है वही मुद्दई हैं, वही जज, ज्यूरी और हैंगमैन बने हुए हैं। मतलब कीनिया पुलिस पे इल्ज़ाम है, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है, खुद इंसाफ कर रही है। तो हमारी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि एक वकील वहाँ पे खड़ा करें जो जाए अदालत में जाए, जो वहाँ पे सारी इनको परसू करे केसेस को, अरशद को केसेस को, वो तो हमें दिलचस्पी कहीं नजर नहीं आई। ठीक है। अच्छा देखिए उसमें हुकूमत वहाँ पे वकील तो नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि स्टेट टू स्टेट एक रिलेशन है। अब चंद दिनों के बाद जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब है वो और फॉरेन मिनिस्टर जलीलाबाद जिला वो भी केन्या की जो प्रेसिडेंट है उनकी इन्विटेशन पर वहाँ जा रहे हैं, वो भी उनसे ये मामला टेक अप कर सकते हैं। वहाँ जो लोकल एम्बेसी का आपने जिक्र किया क्लासा साहब, तो मैं जब केन्या में था मैंने उनसे वहाँ पर मैं गया, मैं वहाँ पर जो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि जो इस हवाले से आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दें, कुछ हेल्प करें। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हमारे केन्या के साथ हम इस मामले को चाहते ही नहीं कि हम मीडिया में ज्यादा बात करें, इसलिए कि केन्या के साथ हमारे बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप है और हम चाय की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हमारा काफी बड़े लेवल पे बिजनेस है। लिहाजा उस वक्त जो उन्होंने कहा था कि जो हम केनियन हुकूमत है उसके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे रेगुलर बेसिस पर और ये मेक श्योर करेंगे कि जल्द अज जल्द जो इसकी जो फाइंडिंग सामने आए। लेकिन एक हद से ज्यादा जो वहाँ पे जो पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उन्होंने जो जितनी जो कार्रवाई उन्होंने जरूर डाली है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत ठीक शुक्रिया है। आपका सर, थैंक यू वेरी मच बहुत फॉर शुक्रिया अपडेटिंग अस। मुर्तजा अली शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त है देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।